भारत के इतिहास में ना कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। लेकिन क्या कोई ऐसे आंदोलन के बारे में जानता है जो एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 44 साल तक चला, और वो भी बिना किसी हिंसा के? जी हाँ, ये कहानी है बिजौलिया के किसानों की, उनके सब्र की, उनके संगठन की और उनके लंबे संघर्ष की। तो चलिए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर ये जो 3 बातें लिखी हैं ना, 44 साल, 3 चरण और एक अहिंसात्मक संघर्ष, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी का निचोड़ है। सोचिए जरा, 44 साल मतलब लगभग आधी सदी। ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। और जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये पूरी तरह से अहिंसक था, और वो भी उस समय में जब गांधी जी के तरीके अभी पूरे देश में ठीक से फैले भी नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी कौन सी वजहें थीं कि लोगों को अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक ही संघर्ष में झोंक देनी पड़ी। वो क्या मांग रहे थे जिसके लिए 44 साल का इंतजार भी उन्हें कम लगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जगह है मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना बिजौलिया। आज के हिसाब से देखें तो यह भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और इस कहानी के जो मुख्य किरदार थे वो थे यहाँ के धाकड़ जाति के किसान। उस वक्त मेवाड़ के महाराणा तो फतेह सिंह थे, पर असल में किसानों की रोज की जो लड़ाई थी वो स्थानीय सामंतों के जुल्मों से थी। और जुल्म किस हद तक था उसका अंदाजा इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 84। जी हाँ, 84। किसानों पर एक दो नहीं बल्कि 84 अलग अलग तरह के टैक्स लगाए गए थे। इन्हें लाग बाग कहा जाता था। अब आप सोचिए, इतना बोझ, किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। और यही इस महा आंदोलन की सबसे बड़ी और पहली वजह बनी। इन 84 टैक्सों में भी ना 2 प्रथाएं तो सबसे ज्यादा क्रूर थीं। पहली थी लाटा कूंटा। इसका मतलब ये था कि सामंत का कोई आदमी खेत में आएगा, खड़ी फसल को बस देखेगा और अंदाजे से बता देगा कि इसमें से हमारा हिस्सा इतना हुआ। अब बाद में फसल अच्छी हो खराब हो कोई मतलब नहीं, किसान को उतना हिस्सा देना ही पड़ेगा। और दूसरी थी बेगार, मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती काम करवाना। ये तो सीधा सीधा शोषण था, एक तरह की गुलामी ही थी। तो अब आंदोलन का पहला दौर शुरू होता है। ये चला 1897 से 1915 तक, और इसकी खास बात ये थी कि ये पूरी तरह से एक स्थानीय संघर्ष था। इसे कोई बाहर का कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता नहीं चला रहा था, बल्कि बिजौलिया के अपने ही लोग अपने दम पर इसे लड़ रहे थे। कहते हैं ना, बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर छोटी जगहों से होती है। इस आंदोलन की पहली चिंगारी भी 1897 में गिरधरपुरा गांव में एक मृत्यु भोज के मौके पर भड़की। वहीं पर किसानों ने इकट्ठा होकर तय किया कि बस अब और नहीं सहा जाएगा। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल नाम के 2 किसानों ने हिम्मत दिखाई और मेवाड़ के राणा तक अपनी शिकायतें लेकर गए। लेकिन हुआ इसका उल्टा, उनकी सुनवाई तो हुई नहीं बल्कि उन पर दमन और बढ़ गया। फिर साल आया 1903। सामंत कृष्ण सिंह ने एक ऐसा टैक्स लगाया जो सिर्फ पैसों की मार नहीं थी बल्कि ये लोगों के दिल पर चोट थी, चंगुरी कर। इसका मतलब था कि किसी भी किसान को अपनी बेटी की शादी करने के लिए सामंत को 5 रुपए देने होंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये किसानों के आत्मसम्मान पर हमला था। किसान अभी इस जख्म से उभरे भी नहीं थे कि 1906 में एक नया सामंत आया, पृथ्वी सिंह, और उसने गद्दी पर बैठते ही एक और नया टैक्स लगा दिया, तलवार बंधाई कर। ये एक तरह का सक्सेशन टैक्स था, मतलब राजा बनने का खर्चा, और इसका भी सारा बोझ सीधा किसानों पर डाल दिया गया। मतलब एक के बाद एक चोट। लेकिन इस मुश्किल शुरुआती दौर में भी कुछ स्थानीय हीरो थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव जैसे लोगों ने ही इस आंदोलन की मशाल को जलाए रखा और लोगों को बिखरने नहीं दिया। और अब कहानी पहुंचती है अपने दूसरे और बहुत ही अहम मोड़ पर। यह दौर था 1916 से 1922 का। अब बिजौलिया की जो एक छोटी सी स्थानीय चिंगारी थी ना, वो पूरे देश में एक बड़ी आग बनने वाली थी। साधु सीताराम दास ने मदद के लिए एक नेता को बुलाया और 1916 में बिजौलिया में एक ऐसे क्रांतिकारी की एंट्री हुई जिसने आकर इस आंदोलन का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उनका नाम था विजय सिंह पथिक। देखिए, पथिक सिर्फ एक जोशीले नेता नहीं थे, वो एक बेहतरीन रणनीतिकार भी थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले इस बिखरे हुए विरोध को एक संगठन का रूप दिया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया जो इस आंदोलन का हेडक्वार्टर बन गया। फिर ऊपरमाल का डंका नाम से पर्चे छपवाएं ताकि उनकी बात हर गांव तक पहुंचे। और जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो था प्रेस की ताकत का इस्तेमाल करना।
उन्होंने बिजौलिया की आवाज को अखबारों के जरिए दिल्ली तक पहुंचा दिया। ये स्लाइड दिखाती है कि ये काम हुआ कैसे। एक छोटा सा स्थानीय मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया था। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार प्रताप तो जैसे बिजौलिया की आवाज ही बन गया था। इसके साथ ही तिलक के मराठा और खुद पथिक के अपने अखबारों ने इस आंदोलन को वो राष्ट्रीय पहचान दी जिसकी इसे सख्त जरूरत थी। जब अखबारों में बिजौलिया की खबरें लगातार छपने लगीं तो ये आवाज महात्मा गांधी तक भी पहुंची। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने निजी सचिव महादेव देसाई को खुद वहां भेजा ताकि वो किसानों की बातों की सच्चाई का पता लगा सके। सोचिए, ये आंदोलन के लिए कितनी बड़ी नैतिक जीत थी। और इस राष्ट्रीय दबाव का असर हुआ। 1922 में अंग्रेज सरकार के एक एजेंट रॉबर्ट हॉलैंड को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। एक समझौता हुआ और किसानों को एक बहुत बड़ी जीत मिली। वो जो 84 टैक्स थे, उनमें से 35 सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले टैक्स खत्म कर दिए गए। ये दशकों के संघर्ष की पहली बड़ी और ठोस कामयाबी थी। तो आधी लड़ाई तो जीती जा चुकी थी, लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। अब हम आते हैं आंदोलन के आखिरी चरण में, जो 1923 से 1941 तक चला। ये सबसे लंबा दौर था और ये असल में धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, जो आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। ये किसी एक नेता पर टिका नहीं था। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को इसकी जिम्मेदारी दी और फिर हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा जैसे बड़े नेता भी इससे जुड़ गए। माणिक्यलाल वर्मा ने तो अपने गीत पंछीणा से किसानों में वो जोश भरा कि आंदोलन की आग कभी ठंडी ही नहीं पड़ी। और फिर 44 साल के लंबे इंतजार के बाद 1941 में वो दिन आया। मेवाड़ के प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य की मदद से एक आखिरी समझौता हुआ और इस बार किसानों की सभी बड़ी मांगें मान ली गईं। बाकी बचे हुए गलत टैक्स खत्म कर दिए गए, जो जमीनें जब्त हुई थी वो वापस मिल गईं और बेगार प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो 44 साल का ये लंबा सफर जब खत्म हुआ तो बिजौलिया ने इतिहास में अपनी क्या छाप छोड़ी। ये सिर्फ एक किसान आंदोलन की जीत नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसकी सबसे बड़ी विरासत ये है कि बिजौलिया ने यह साबित कर दिया कि सबसे ताकतवर सत्ता के सामने भी अगर संगठित होकर अहिंसा के रास्ते पर चला जाए तो उसे झुकाया जा सकता है। ये भारत के इतिहास में धैर्य, संगठन और शांतिपूर्ण लड़ाई का शायद सबसे बड़ा और सबसे लंबा उदाहरण है। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, इतिहास की ये कहानी सिर्फ एक बीती हुई बात नहीं है। एक ऐसा संघर्ष जो लगभग आधी सदी तक बिना कोई हथियार उठाए लड़ा गया, वो आज के समय में हमें क्या सिखाता है। अपने हक के लिए आवाज उठाने और एक साथ खड़े होने के बारे में ये कहानी आज भी कितनी प्रासंगिक है।